कहते हैं कि अगर जीवन में जीने का मकसद मिल जाए तो जिंदगी बड़ी हो जाती है और आदमी शख्स से शख्सियत बन जाता है और वो जीवन इतिहास में दर्ज हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सर्वेश मिश्रा है और मैं आपका दोस्त आज एक ऐसे ही शख्स से मिलवाने वाला हूँ जिनका जीवन परिचय शायद आपको जिंदगी जीने के लिए सिर्फ प्रेरणा ही न दे बल्कि एक मकसद भी दे दे। और उन्हें लोग कहते हैं ग्रीन मैन ऑफ इंडिया। ये मैं नहीं कहता, ये मेरी बातें नहीं है, बल्कि ये बात तो अमेरिका कहता है। और उनके जीवन के पीछे की अगर कहानी आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन उनका एक्चुअल नाम जो है वो है विजय पाल बघेल और ये नाम पीछे छूट गया और जो नाम निकलकर सामने आया वो ग्रीन मैन ऑफ इंडिया। क्यों? ये कहानी उनके ही जुबानी। तो आइए आपको मिलवाता हूँ ग्रीन मैन ऑफ इंडिया से। नमस्कार सर। जी हरित नमस्कार सर। मैं इस ग्रीनरी के बीच में खड़ा हूँ और आप खुद भी ग्रीन नजर आ रहे हैं। आपको जब मैं देखता हूँ और जब मैं आपको सुनता हूँ तो मुझे गांधी याद आते हैं। जी। ये जिंदगी इस तरफ कैसे चल पड़ी? बहुत ही सरल और सुगम रास्ता जो हरियाली के साथ जुड़ने का बना वो बचपन से ही शुरू हो गया। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे। हमारे बिल्कुल पड़ोस में शांति कुंज परिवार, गायत्री परिवार के जो परमाध्यक्ष रहे थे आचार्य श्री राम शर्मा जी, वो और हमारे दादाजी दोनों बहुत नज़दीक मित्र थे और साथ साथ शायद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जेल भी साथ में रहे थे। अच्छा। तो वो जब मैं परिवार में सबसे छोटा था तो इतवार के दिन मेरे स्कूल की छुट्टी होती थी तो वो मुझे उनसे मिलाने ले जाया करते थे। और एक दिन जब हम जा रहे थे, रास्ते में कच्चे रास्ते हुआ करते थे, जब जा रहे थे तो रास्ते में 3 आदमी एक पेड़ को काट रहे थे। अच्छा। जहाँ से आरी चल रही थी वहाँ से ना एक द्रव्य धारा गिर रही थी। अच्छा, मतलब आपने पेड़ के रोने का एहसास कर लिया? जब देखा कि ये पानी टपक रहा है तो जिज्ञासा बस दादाजी से सवाल किया कि दादाजी ये क्या हो रहा है। तो बच्चे को समझाने के तरीके से उन्होंने बताया कि ये कट रहा है तो रो रहा है। अच्छा। ये इसकी अश्रुधारा है। बच्चा उस दर्द को फील करता है कि मास्टर जी जब एक चांटा मारते हैं तो 4 आंसू टपकते हैं। इतने आंसू आने के लिए इसको कितना दर्द हो रहा होगा, उस दर्द को फील करता है। कहता है कि जब इसको दर्द हो रहा है, ये रो रहा है, तो इसको फिर ये क्यों काट रहे हैं? नहीं काटना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। साइकिल कच्चे रास्ते से जा रही थी। आगे जो डंडा होता है उसमें एक छोटी सी गद्दी दादाजी ने स्पेशल मेरे लिए लगवा रखी थी। साइकिल चलती हुई गति पकड़ी तो थोड़े आगे निकल गए थे। बात को इग्नोर किया, लेकिन बच्चे का स्वभाव होता है कि जहाँ उसे रोका जाता, जो अंकित हो जाए, रोका जाता है, टोका जाता है तो वो उसकी बाल हट का रूप लेती है। जितनी बार रोका गया उतनी बार बाल हट और बड़ी और आखिर में बाल हट जीतती है जी। उस टाइम पे बुजुर्ग लोगों की बात को लोग स्वीकार करते थे, मानते थे। गांधी टोपी सिर पे हुआ करती थी। उन्होंने कड़क आवाज में दूर से आवाज लगाई कि अरे मत काटो इसे, जाओ भागो यहाँ से। उन्होंने माना और वो छोड़ के चले गए। हमको फिर दिन का जो वाकया था दादाजी के साथ शेयर किया। वो रोजाना सारे बच्चों को बैठा के हरि कीर्तन कराते थे और एक बोध कथा, प्रेरक कथा रोजाना सुनाया करते थे। इसी बात को लेके जब उनको कहा गया तो उन्होंने एक राजस्थान में खीजड़ी बलिदान की घटना का उन्होंने बच्चे लोगों को सुनाया। कहा कि पेड़ को बचाने के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 363 लोग बलिदान हुए। अच्छा। तब पेड़ बचा और वो कहानी, वो कथा घर कर गई। पेड़ के साथ आत्मीय रिश्ता विकसित हो गया। विजयपाल बघेल को 100 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं।
यूनेस्को के बुलावे पर वर्ष 2000 में विजयपाल जी अमेरिका में पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां अमेरिका के तत्कालीन उपराष्ट्रपति अल गोरे ने उन्हें क्लाइमेट लीडर्स संगठन में शामिल कर ग्रीन मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से नवाजा और अब उन्हें एनसीईआरटी के कक्षा 8वीं में पढ़ाया जाता है। सर, ये पूरा का पूरा ग्रीन नजर आ रहे हैं, तो ये क्या ग्रीन मैन का नाम मिला इसलिए आपने पहन लिया, या ये दोनों दो कहानियां हैं? नहीं, इसके पीछे हर दिन नई कहानी बनती है। अच्छा। शुरुआती दौर में हरित प्रदान के लिए हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति मेरे गुरुतुल्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, एक बार हम उनके साथ पौधारोपण के कार्यक्रम में थे, तो पौधारोपण की जो गतिविधि थी उसको बड़ी बारीकी से देख रहे थे, बड़ी गंभीरता से नज़र गाड़ के देख रहे थे, क्योंकि पौधा लगाने का जो क्रिया थी उस क्रिया को कितने भाव के साथ लगाया जा रहा था। तो उनके मन में एक टिप्पणी आई और उन्होंने कहा कि बघेल, तुम्हारा मन इतना हरा है तो तन भी क्यों नहीं हरा कर लेते। अच्छा। और ये वहाँ खड़े और लोग इस बात को सुन रहे थे, और बाद में फिर हमें हरित परिधान के रूप में कॉल किया गया और हमको हरित परिधान दिया। तभी से हरे कपड़ों में मतलब ये माने कि ये जो आपका रंग रूप है वो कलाम साहब ने आपको दिया है, वो शुरुआत वो विजन कलाम साहब ने दिया, क्योंकि काम तो आपका चल ही रहा था, लेकिन वो आपके तन से जुड़ गया, जो मन में था वो तन से जुड़ गया, उसकी दिन कहीं के उनको माने जी। और ये ग्रीन मैन ऑफ इंडिया क्या है? ये बाद में फिर है ना, अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे अल गोरे साहब, उन्होंने ने एक क्लाइमेट लीडर्स की एक ट्रेनिंग पूरे दुनिया से 500 क्लाइमेट लीडर्स बनाए, उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा, उसमें भारत की तरफ से हमको भी रखा, और ट्रेनिंग के बाद जो उन्होंने सर्टिफिकेट दिया पार्टिसिपेशन का, तो उसमें विजयपाल बघेल की जगह नाम में ग्रीन मैन बघेल लिखा। तो फिर मीडिया ने उस ग्रीन मैन को उठाया और तब से ग्रीन मैन। ये उन्होंने जानबूझ के किया या मतलब उनका इस तरह? नहीं, उन्होंने ट्रेनिंग के टाइम पे कुछ उनको लगा होगा कि नाम जो सर्टिफिकेट जारी करने में कैसे हुआ। ये एक उपाधि तो है, इसमें कोई बुराई नहीं। तो अच्छा, ये कितने लोगों को मिला होगा ग्रीन मैन? नहीं, ऐसे ग्रीन मैन तो किसी को नहीं कहा गया। अच्छा। कभी नहीं कहा गया। ये हरित ऋषि हमको आचार्य श्री राम शर्मा जी ने बचपन में हमको कह दिया था। आपको बता दें कि अब तक 10 लाख पौधे बचा चुके हैं। आप गिनती भी नहीं कर सकते, पौधे लगाने का वो आंकड़ा पार कर चुके हैं। इतना ही नहीं, बघेल साहब वर्ष 2008 में सरकार की अहम योजनाओं में शुमार गंगा एक्सप्रेस, अपर गंगा एक्सप्रेस और फिर हिंडन एक्सप्रेस वे रुकवाने के लिए कोर्ट तक चले गए। कारण ये था कि इन प्रोजेक्ट्स की जद में करीब 6 लाख पेड़ आ रहे थे, और इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार को इन प्रोजेक्ट्स को टालना पड़ गया। अच्छा हाँ, ये आपके नाम के पीछे भी बड़ी कहानी है। विजयपाल बघेल तो बहुत पीछे छूट गया। कोई आपको हरित ऋषि कहता है, कोई आपको ग्रीन मैन ऑफ इंडिया कहता है, और भी कुछ इस तरह के नाम है शायद? नहीं, और तो इन दो नाम के अलावा कोई और नाम नहीं है, विजयपाल बघेल है इसके अलावा। हरित ऋषि तो पेड़ों के साथ जब हमारा आध्यात्मिक लगाव हुआ जी, हमने नक्षत्र वाटिकाएं, हमने ग्रह वाटिकाएं, हमने त्रिदेव वृक्ष, हमने राशि के वृक्ष, हमने जन्मदिन पे पेड़ लगाना, हमने पेड़ की पूजा कराना, पेड़ की कथा, वृक्ष कथा, सत्य कथा का पाठ कराना, हमने वृक्ष चालीसा का पाठ कराना, वृक्ष आरती का मंचन भी कराना और आरती भी कराना। इस तरह से पेड़ के साथ जब आध्यात्मिकता से जुड़ी, तो हरित ऋषि जो बचपन में आचार्य श्री राम शर्मा जी के द्वारा कहा गया था, वो संत समाज अब इसको हरित ऋषि के रूप में स्वीकार करता है, और उसी का अंग्रेजी रूपांतरण ग्रीन मैन के रूप में ये। अच्छा, अमेरिका ने आपको ग्रीन मैन कहा, वो हमारी उपाधि है जो हरित ऋषि की है। खैर, ये एक बहुत बड़ी उपाधि है। सर, लगभग कितने पेड़ आपने लगा दिए होंगे अब तक? गिनती तो नहीं है, क्योंकि 1976 से लेके अब तक प्रतिदिन पेड़ लगाने का एक तो ये क्रम है। एक दिन में एक पेड़ भी लगाया है, एक दिन में लाखों पेड़ों की संख्या भी का रोपण भी हुआ है। ग्रीन बुक्स में जितने भी पेड़ लगाने के रिकॉर्ड हैं अब तक, उन सब में अपना योगदान है। अच्छा,
मतलब गिनीज बुक ऑफ जितने भी रिकॉर्ड हैं, चाहे एक दिन में 1 करोड़, चाहे एक दिन में 5 करोड़, चाहे एक दिन में 9 करोड़, एक दिन में 22 करोड़, इन सब में अपनी भूमिका भी बहुत अग्रणी और बहुत महत्वपूर्ण। विजयपाल बघेल 25 से ज्यादा सरकारी और गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा जनपद स्तर के विभाग समिति में सेवा दे चुके हैं। इसके अलावा देश भर में पेड़ बचाने के लिए कई अभियान चलाए हैं, जिनमें मेरा वृक्ष योजना, ऑपरेशन ग्रीन, ग्लोबल ग्रीन मिशन, पेड़ लगाएं सेल्फी भेजें, मेरा पेड़ मेरी शान और मिशन 125 करोड़ शामिल है। उनके मुताबिक देश के 724 जिलों में ग्लोबल ग्रीन पीस मिशन के तहत उनकी इकाई काम कर रही है। जितने भी अब रोगों का हम बात करें तो ये रोग ऑक्सीजन जितना हमारे वायुमंडल से कम होता जाएगा, रोग की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो हमने ना इस पे मेरा वृक्ष योजना शुरू की, हर आदमी से पेड़ लगाने की बात शुरू की, जहाँ खाली जगह है उन पे काम करने की शुरू की। फिर हमने जन्मदिन पे पेड़ लगाना शुरू किया, हमने कन्यादान करना पेड़ से शुरू किया। हमने कहा कन्यादान वाला क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है कि लड़कियां की शादी जब होती है तो हम कन्यादान करते जी। कन्यादान में जो जरूरी है, जिस घर को लड़की छोड़ के जा रही है, वो एक तो वहाँ प्रतीक रहेगा कि मैं गई, और वो इतना देगा कि हर समय उसका याद रहेगा। और केवल कन्यादान ही नहीं, हमने श्राद्ध पेड़ लगा के शुरू किया। अच्छा। हमने कहा कि आप अपने बुजुर्गों की स्मृति में उनको याद रखना है, तो केवल मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला और ये जो बनवाने से अच्छा, पिंडदान करने से अच्छा एक साक्षात उसकी प्रतिमूर्ति स्थापित कर दो ना। हाँ, ताकि वो अजर अमर रहे। पेड़ की लाइफ तो बहुत बड़ी होती है। और वो ये तो देने वाला है, हर समय देता ही रहेगा। तो देने वाला भी है और उसका अर्पण भी सही उसमें जा रहा है। मुझे लगता है ना एक बड़ी विडंबना ये भी होगी ना, जिससे कल वृक्ष की बात कर रहे हैं। मैं बाकी सारे पेड़ों को तो जानता हूँ, कल वृक्ष कौन सा होता है ये मुझे खुद भी नहीं पता। ऐसे बहुत लोग होंगे जो यूथ होगा उसको शायद नहीं पता हो कि किस तरह का पौधा है, क्या है। जहाँ हम है ना, यहाँ भी कलवृक्ष लगा है। अच्छा, लगाया गया है कलवृक्ष। फिर हमने ना 5 तरीके अपनाए, सारे टिश्यू कल्चर और बीज, कलम और जितना भी हो सकता है सारे प्रयोग किए, और एक प्रयोग में हम सफल हो गए और हमने उसको जर्मिनेट करना शुरू कर दिया। हरिद्वार में एक हमने कल्प वृक्ष वन विकसित कर दिया। अच्छा। और ये कुंभ में अब की बार उसको अलग से महत्व भी दिया गया कि लोगों ने कलवृक्ष के जाके दर्शन भी किए, और मान्यता है कि कलवृक्ष से जो मांगेंगे वो मान्यता पूरी होती है। समुद्र मंथन में 14 रत्नों में निकलने वाला एक पेड़ था जो इंद्र देवलोक को ले गया था। ये अब हम धरती पे जितने भी पवित्र स्थान हैं, जितने भी कुंभ स्थल हैं, चारों जगह हमने कलवृक्ष लगा दिए हैं। जितने भी मठ हैं वहाँ कलवृक्ष लगा दिए हैं। जहाँ जहाँ हमको लगता है वहाँ हमने कलवृक्ष लगा दिए। और नैमिषारण्य में भी कलवृक्ष का रोपण करने के बाद इस अभियान की 88,000 हम पेड़ों से अभी इस साल में 88,000 ऋषियों के नाम पे हम पेड़ लगा रहे हैं। 88,000 ऋषियों के नाम पे हम नैमिषारण्य मना रहे हैं। वो एक पेड़ का नाम होगा और एक ऋषि के नाम पे वो लगेगा। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। इसे हमने बद्री वन बना दिया। हमने बद्रीनाथ पे बद्री बेर को कहते हैं जी जी। और वहाँ आप बेर नहीं है, हम पेड़ पूजा करते हैं बेर की, और बेर नहीं है। तो हमने बद्रीनाथ पे बद्रीश वन विकसित कर दिया जी। ये कोविड की वजह से थोड़ा सा काम रुका है। अच्छा सर, कितना दुर्भाग्य की बात है ना कि अभी कोविड जब आया तो लोग ऑक्सीजन खरीदने लगे, हवा खरीदने लगे, वो हवा जो प्रकृति ने मुफ्त में दिया है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जंगल और जमीन तैयार कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों को जीवन दान दे रहे हैं एक तरीके से। ऑक्सीजन के बारे में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु जी। हम हर 30 सेकंड के बाद सांस लेते हैं जी। एक दिन हमको 24 घंटे जिंदा रहना है तो 22 से 27 हजार बार सांस लेना है। 22 से 27 हजार बार सांस लेने में हमको 15 से 20 किलो ऑक्सीजन लेना है। बताइए, देश से लेकर विदेश तक हर किसी ने ग्रीन मैन ऑफ इंडिया की झोली में कई अवार्ड भी डाले हैं।
जिसमें हरित ऋषि अवार्ड, हिमालय भूषण अवार्ड, जेपी अवार्ड, ग्रीन मैन उपाधि जैसे अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। सर, वो जो त्रिदेव के पेड़ की बात हो रही थी, आपने शायद ये इतना बड़ा जो पार्क है उसकी शुरुआत त्रिदेव के पेड़ से की थी। ये 22 एकड़ में फैला बिल्कुल कंक्रीट के जंगल के बीच में सिटी पार्क गाजियाबाद के नाम से है। इस पार्क का जब शुभारंभ किया गया था तो बड़े विधि विधान से ये त्रिदेव वृक्ष, अच्छा ये त्रिदेव वृक्ष है। आप ऊपर देखेंगे तो आपको 3 पेड़ों का एक समूह दिखाई दे रहा होगा जी। इसमें बरगद दिखाई दे रहा होगा, इसमें पीपल दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है हमको साथ में, ये बरगद दिखाई दे रहा है और वो पाकड़ भी है बीच में, पाकड़ भी है। ये अगर हम नीचे जाएंगे जी, इसके हम मूल में जाएंगे जी, तो जिस दिशा में, अच्छा, जिस देव का, जो हमारे भगवान विष्णु के हम मानते हैं कि पीपल का वास है जी, वो क्षीर सागर में पश्चिम में जी, पश्चिम की दिशा में पीपल और उत्तर की दिशा में भगवान शिव हैं, कैलाश जी, उत्तर दिशा में है, तो वो पाकड़ पे रहते जी, और पूर्व दिशा में ब्रह्मा जी यानी बरगद जी, बरगद पे वास करते हैं। ये तीनों पूरी सृष्टि का एक हम माने स्तंभ। तो ये तो बड़ा यूनिक है सर। यूनिक इस मामले में है कि हमको यहाँ पे ये त्रिदेव देखने को मिल रहे हैं, तीनों दिशाओं के बारे में पता चल जाएगा और कैसे हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं। अगर कोई आए तो मुझे लगता है कि ये एक बताने की बहुत अच्छी चीज है। नहीं, इसमें हमारे पूजा तो हम इन पेड़ों की करते ही हैं, लेकिन पूजा करने के पीछे जो साइंटिफिक एक कारण है वो ये है कि ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ होते हैं जी। और जितना विशाल का इनका रूप होता है उतना ही छोटा इनका बीज होता है। अच्छा, हाँ, दिख रहा है, इसमें भी लगा हुआ है। इसमें बरगद का पेड़ बीज बहुत छोटा जी, और तीनों पाकड़, पीपल और बरगद तीनों के बीज बहुत छोटे होते हैं और ये पक्षियों के भोजन का सबसे पसंदीदा और सबसे पोषक, सबसे जरूरी। अच्छा, एक चीज और देखें कि ये अपने आप भी कई जगहों पे उग जाता है पक्षियों की ही वजह ये इसको हमने नहीं तैयार किया, आदमी नहीं लगाता है उसको। हाँ। ये इस पे जो पक्षी रहते हैं हाँ। वो भोजन लेते हैं हाँ। और वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ बीट करेंगे, वो वहाँ जाके वो पेड़ बन जाता है। इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो पक्षी भी अगर इस पेड़ से भोजन लेता है तो अपना कर्ज चुका देता है, इसको दूसरी जगह पे उत्पत्ति करके इसकी। अच्छा, हम इंसान बहुत पीछे इस मामले। बिल्कुल बिल्कुल, उसको समझ है। वहीं अब इनकी मांग है कि पेड़ों को उन्हें जीवित प्राणी का दर्जा दिया जाए और उन्हें सम्मान मिले। इनकी मांग है कि राष्ट्रीय वृक्ष नीति के तहत पेड़ों के लिए UID नंबर हो, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को अन्य प्रतीकों की तरह ही सम्मान मिले। एक चीज सर, मैंने सुना है कि आप पेड़ों के लिए नंबरों की मांग की है। हमारा एक हरित सत्याग्रह चल रहा है। अच्छा, 5 सूत्र हैं उसके जी। पहला सूत्र है कि पेड़ को जीवित प्राणी का वैधानिक दर्जा मिले। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जीवित प्राणी तो है। हाँ, इसमें तो ये भी सांस लेता है, ये भी खाता है, ये भी पीता है, ये भी विकसित होता है। जो ये स्थूल प्राणी है, हम मोबाइल है जी। तो ये प्राणी जब जीवित है मानते हैं तो इसको वैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। बिल्कुल। ये हमारा हरित सत्याग्रह की पहला। तो कितना आगे बढ़ चुके हैं? ये लोकसभा में एक हमारी जो पिटीशन है उस पर विचार चल रहा है। दूसरी हमारी मांग और है कि एक राष्ट्रीय वृक्ष नीति बने। अच्छा, पेड़ की एक नीति बने। पेड़ जब इतना जरूरी है कि इसके बिना हम जिंदा रह ही नहीं सकते और इसके लिए हम कुछ सोचते नहीं, तो इसकी एक पॉलिसी तो बननी चाहिए, एक कठोर राष्ट्रीय वृक्ष नीति बने। तीसरा हमारा कहना है कि जो फॉरेस्ट लैंड है, डिक्लेयर्ड है, उस पे कोई गैर वानिकी काम नहीं किया जाए, हो तो उसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाए। चौथा हमारा है कि जैसे हमारी जनगणना होती है वैसे ही वृक्ष की गणना हो,
उसका भी हमारा आधार जैसे एक नंबर है, यूआईडी नंबर है, ऐसे ही हर पेड़ का एक यूआईडी नंबर दिया जाए, जिससे ये पता रहेगा कि कौन सा पेड़ कहाँ पे है और किस प्रजाति का और किस स्थिति में है। 33% हमारी पर्यावरण संतुलन के लिए ग्रीन कवर होना चाहिए, ये पॉलिसी है, उसको पूरा करने में मदद करेगा। एक जो फेक प्लांटेशन होते हैं, कागजी प्लांटेशन होते हैं, उस पर रोक लगेगी और ये एक्चुअल पोजीशन का पता लगेगी। 5वीं हमारी जो सूत्र है, मांग है हरित सत्याग्रह की, वो है कि जिस तरह हम राष्ट्रीय प्रतीकों का प्रोटोकॉल में सम्मान करते हैं, राष्ट्रीय ध्वजारोहण करते हैं, उसी तरह हमें राष्ट्रीय वृक्ष का रोपण भी अनिवार्य कर देना चाहिए। सर ये जो काम है ये तो बड़े, लेकिन कई लोगों को ये लगेगा कि ये कितनी नीरस सी बात हो रही है, या मतलब बहुत से लोग होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग इसकी कीमत अच्छे से जानते होंगे जिन्होंने हवाओं के बिना अपनी जिंदगी त्याग दी। उनको इसकी कीमत अभी हम कृत्रिम ऑक्सीजन के लिए जो हमने कंपैक्ट करके एक सिलेंडर में भरी, उसकी कितनी कालाबाजारी देखी, कितनी हमने मनचाहे पैसे दिए, फिर भी नहीं मिली। बहुत हमारे अपने लोगों ने इस कारण से अपनी जान गंवाई। ये स्थिति अभी टली नहीं है। हम पेड़ के प्रति जागरूक हुआ है आज का इंसान, क्योंकि उसे पता है कि पेड़ ही हमारा जीवनदाता है। अभी नहीं चेते, ये तो केवल इंडिकेशन है, अभी नहीं चेते तो कल बहुत ही भयानक स्थिति बनने वाली है। नहीं, मैंने पढ़ा था सर, और मैं इसी बात से इस बात को यहीं छोड़ूंगा कि किसी ने बड़ा अच्छा कहा था कि आओ इस पेड़ से मिलकर रो लें हम, ये पेड़ आपकी बातें किसी और से नहीं कहेंगे। तो ये बिल्कुल सही है। जो लोग भी इस शो को देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि जो लोग विजयपाल बघेल जी को नहीं जानते हैं या ग्रीन मैन ऑफ इंडिया को नहीं जानते, वो ये समझ लें कि ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि वो आंदोलन है जो सिर्फ पेड़ बचाने और जंगल लगाने का काम नहीं कर रहा, बल्कि इस धरती पे लोगों को जीवन देने का भी काम कर रहा है। आप कल्पना कीजिए पिछले 2 साल पीछे जा करके, या ऐसे ही कल्पना कीजिए कि अगर ऑक्सीजन न हो, हवा न हो, तो जिंदगी की कल्पना क्या हो सकती है। तो मेरे दोस्तों, मैं कहूँगा कि इस स्टोरी से सीख लीजिए और विजयपाल बघेल जी के हाथ को और आगे बढ़ाइए। लेकिन एक चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप करें या ना करें, विजयपाल बघेल जी जो करके जाएंगे वो इतिहास में आप जरूर पढ़ेंगे।